चलिए, हमारा ये लेक्चर थर्ड है। छोटा छोटा हम पढ़ रहे हैं बेसिकली, ताकि आपको चीज़ें जल्दी मेमोराइज्ड हो सकें। बेस्ट वे होता है चीज़ों को तोड़ दिया जाए तो चीज़ें जल्दी याद होती हैं ऑडिट के लिए। आओ एक कहानी सुनते हैं। हमारे पास एक कंपनी है, कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। ठीक है भैया, ये कह रहा है मेरे को जियो के अंदर 6G लॉन्च करना है। बहुत बढ़िया बात है। इसको क्या चाहिए? पैसा। पैसा तकरीबन इसको बहुत सारा चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 6 लाख करोड़ चाहिए। अब ये 6 लाख करोड़ कैसे पैसा इकट्ठा करेगा? बैंक से लोन ले लेगा, अपनी कुछ सेविंग्स होंगी इसके पास, उसका इस्तेमाल कर लेगा, या आप जानते हैं बॉन्ड का इस्तेमाल कर लेगा, कुछ अपना सोना पड़ा होगा वो गिरवी रख लेगा। या इसने एक डिसाइड करा जनता से पैसा लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? आईपीओ कहते हैं। और बेटा आईपीओ का मतलब क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। चीज़ों को ध्यान समझना ज़रा। तो हमने कहा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी है, उसको जियो 6G लॉन्च करना है और उसको 6 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। उसको लग रहा है कि यार पैसा ज़्यादा बैंक से नहीं मिलेगा, अपने पास सेविंग नहीं है, तो जनता से पैसा मांग लेते हैं। और जनता से पैसा कैसे मांगेंगे? आईपीओ के द्वारा, इनिशियल पब्लिक ऑफर के द्वारा। यानी इसने बोला कि ठीक है भैया, मैं 6 लाख करोड़ रुपया जनता से, पब्लिक से इकट्ठा कर लूँगा और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इक्विटी ऑफर करूँगा। तो काफ़ी सारे लोगों ने क्या अगर अप्लाई कर दिया। इन्होंने कंडीशन लगा दी कि जी एक आदमी जो है वो 20,000 रुपये से ज़्यादा पैसा निवेश नहीं करेगा। और अब मान लो हम एक रफ एग्जांपल लेके चलते हैं कि भैया अगर 20,000 पैसा एक आदमी निवेश करेगा तो बाकी कितने लोगों से हम पैसा लेंगे। अब इतनी मैं इसको 6 लाख करोड़ को 20,000 से डिवाइड करके नहीं देखूंगा, बेकार की बात हो जाएगी। हम एक रफ एग्जांपल लगा लेते हैं। हमने कहा जी हमें तकरीबन 10 लाख पब्लिक से पैसा लेना है। ये रफ एग्जांपल है बेटा। और 10 लाख की जगह 15 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया, जिसको हमने एक अंग्रेज़ी में नाम दिया ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि यार 10 लाख 15 लाख लोगों ने अप्लाई नहीं करा, जस्ट 8 लाख ने ही अप्लाई करा है, तो इसको हमने क्या नाम दिया? अंडर सब्सक्रिप्शन का नाम दिया। अब हम अच्छी तरह जानते हैं कि यार ओवर हमेशा बढ़िया रहता है। हालांकि जो शेयर्स मिलेंगे, जो इक्विटी मिलेगी, वो 10 लाख को ही मिलेगी। 5 लाख को क्या करना पड़ेगा? अफसोस करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, अपनी किस्मत पे हाथ मारना पड़ेगा कि यार हमारी किस्मत अच्छी नहीं है, हमें रिलायंस के शेयर नहीं मिले। पर डेफिनेटली क्या होगा? बाज़ार में एक ऐसा माहौल बन जाएगा जहाँ पे डिमांड क्या थी? ज़्यादा थी, और सप्लाई हमारे पास क्या थी बेटा? कम थी। तो जब कोई कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जनता से पैसे मांगती है, तो ऐसे बाज़ार को शेयर बाज़ार में क्या कहते हैं? प्राइमरी मार्केट। क्या कहते हैं बेटा? साफ साफ लिखते हैं, उसको हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट। ठीक है जी। और इसके साथ हमारे पास बाज़ार में, शेयर मार्केट के अंदर एक और बाज़ार भी होता है, जिसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं? सेकेंडरी मार्केट। समझ आ गई बात आपको? अब क्या होता है? एक हफ्ते का स्पैन मिलता है आईपीओ को लॉन्च करने का, और एक हफ्ते के बाद ये जितना भी शेयर बाज़ार होता है, शेयर होते हैं, ये सेकेंडरी मार्केट में चले जाते हैं बिकने के लिए, जिसको आप लोगों ने अक्सर एक नाम सुना होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये सेकेंडरी मार्केट होता है। वहाँ पे जिनको भी अलॉटमेंट हुई है शेयर्स की,
जो अपनी किस्मत पे नाज कर रहे हैं वो डेफिनेटली पैसे को बनाने के लिए सेकेंडरी मार्केट में बेचने चले जाते हैं। तो यानी सेकेंडरी मार्केट एनएससी या बीएससी अपने में एक ऐसा बाज़ार है जहाँ पे शेयर्स को हम क्या करते हैं, बाय और सेल करते हैं। ठीक है, मान लो इनका शेयर था 1500 रुपये का, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, तो डेफिनेटली क्योंकि इसकी डिमांड का लेवल क्या था बेटा, ज़्यादा था, तो हो सकता है कि सेकेंडरी मार्केट के बाज़ार में, एनएससी के बाज़ार में या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाज़ार में इसकी ओपनिंग 2000 रुपये से हो जाए, 2500 रुपये से हो जाए। तो डेफिनेटली जिसका 1500 का माल था अगर वो 2000 का हो जाएगा या 2500 रुपये का हो जाएगा तो 25 से लेके 33% का इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो गया। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? यानी पूरी कहानी में आपने क्या सीखा, पूरी कहानी में एक सीखा कि एक बाज़ार होता है उसको हम स्टॉक मार्केट कहते हैं, जहाँ पे दो तरह के बाज़ार होते हैं, एक का नाम प्राइमरी मार्केट है और एक का नाम सेकेंडरी मार्केट है। प्राइमरी मार्केट के अंदर वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ आईपीओ, सेकेंडरी मार्केट के अंदर वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ एनएससी और बीएससी। इसके अलावा भी सेकेंडरी मार्केट में एक बाज़ार होता है जिसको हम एमसीएक्स कहते हैं और साथ में एनसीडीईएक्स कहते हैं। फ़िलहाल मेरा संपर्क ना तो एमसीएक्स है ना एनसीडीएक्स से, मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज, और ये डेरिवेटिव एक्सचेंज होता है हमारे पास, नेशनल कॉमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। फिलहाल मैं इसकी बात यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा और आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बस एक छोटी सी कहानी सुनाई कि रिलायंस को पैसा चाहिए था, उसने पैसा मांगा जनता से, जनता ने उसको प्यार दिया, पैसा दिया, रिलायंस ने बदले में इक्विटी दिया। अब जब हर आदमी को शेयर्स मिलेंगे तो ऐसे इंसान को क्या कहा जाता है, शेयर होल्डर कहा जाता है ना। अब हर शेयर होल्डर को बदले में क्या मिल गया, रिलायंस कंपनी का शेयर मिल गया। अब शेयर मिल गया तो शेयर मिलने के कितने बेनिफिट होते हैं, दो बेनिफिट होते हैं। एक तो ये बेनिफिट होता है कि शेयर का प्राइस बढ़ जाता है, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, फ्यूचर में डिमांड का लेवल ज़्यादा हाई रहेगा तो शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। मान लो स्टार्टिंग में प्राइस था हमारा 1500 का, आज प्राइस हो गया बाज़ार में मान लो 2500 का, तो पर शेयर हमारे पास कितना बढ़ गया, 1000 रुपये बढ़ गया। तो शेयर होल्डर बड़ा खुश होता है कि भैया मेरा तो पैसा ऑलमोस्ट डबल हो गया, बढ़िया हो गया, या 50% या 60% मेरा पैसा बढ़ गया। और दूसरा हमारे पास क्या होता है कि अगर कंपनी चाहे, रिलायंस कंपनी चाहे, तो जब वो प्रॉफिट कमाएगी तो प्रॉफिट का हिस्सा शेयर होल्डर्स को दे देगी, जिसको बदले में हमने क्या नाम दिया, डिविडेंड का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? चलो बहुत बढ़िया। जनता से कितना पैसा लिया था हम लोगों ने, 6 लाख करोड़। कम होता है ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। किसने दिया, जनता ने। उस जनता को हमने बढ़िया नाम क्या दिया, शेयर होल्डर्स ने। और ये जो 6 लाख करोड़ है ये पैसा किसको दिया, मैनेजमेंट को। कंपनी के अंदर जब मैनेजमेंट की बात आती है तो मैनेजमेंट कितने तरह की होती है हमारे पास, 3 तरह की। एक होता है लो लेवल मैनेजमेंट, एक होता है मीडियम लेवल मैनेजमेंट और एक होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। आई बात समझ में? कंपनी के अंदर हमारे पास बड़ी तरह की मैनेजमेंट होती है, जिसको आप अपने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपने पढ़ी होगी, अभी आने वाले समय में पढ़ेंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, टॉप लेवल को हमने कॉर्पोरेट लेवल का नाम दे दिया, बिजनेस लेवल का नाम दे दिया और फंक्शनल लेवल का नाम दे दिया। जो हमारा सबसे ऊपर का लेवल होता है जिसको हमने बदले में क्या नाम दिया, कॉर्पोरेट लेवल का नाम दिया, या जिसको हमने बदले में क्या नाम दिया, टॉप लेवल मैनेजमेंट का नाम दिया। इसके अंदर बड़े हाई फाई लोग आते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर, एमडी, इस तरह के कैटेगरी के लोग आते हैं हमारे पास। ये हमारी कंपनी की मैनेजमेंट है ना। तो कंपनी ने इन बड़े बड़े लोगों को मैनेजमेंट की टीम का पार्ट बनाया और बोला भाई जनता ने यानी शेयर होल्डर्स ने आप लोगों को 6 लाख करोड़ रुपया दिया है और ये पैसा 6G की लॉन्चिंग में लगना चाहिए। गड़बड़ मत कर देना कि ये 6 लाख करोड़ कहीं और कहीं खर्चना स्टार्ट कर दो, उजाड़ना स्टार्ट कर दो। आपको ये पैसा 6G के सेटअप में और उसके डेवलपमेंट में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में लगाया जाएगा। चलो जी, टॉप लेवल कह रही हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, हम तो यही काम करेंगे।
अब शेयर होल्डर्स कहते हैं भैया हम तो आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं किसके ऊपर, टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर। इसके बाद 6 लाख करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। पैसा बहुत बड़ा होता है, पैसे से दीन ईमान हिल जाता है इंसान का। तो शेयर होल्डर को क्या लग रहा है, डर। क्या लग रहा है, डर। क्या डर लग रहा है कि ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है इनका 6 लाख करोड़ रुपया ढंग से खर्च करेगी कि नहीं करेगी। कहीं ये जो हमारी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, हालांकि इसका नाम बहुत अच्छा है, कहीं ये रिलायंस कम्युनिकेशन यानी अनिल अंबानी जो मुकेश अंबानी जी के भाई हैं वैसा काम तो नहीं करेगी। कहीं ये किंग फिशर की तरह काम तो नहीं करेगी। कहीं ये नीरव मोदी की तरह तो काम नहीं करेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि कहीं ये जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है जिसके ऊपर हमने 6 लाख करोड़ रुपए दे दिया है, ये कल को कहीं रॉन्ग कैलकुलेशन, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, या जैसे आपने बायजूस का नाम भी सुना होगा, गलतियां होगी ना बेचारों से, तो ऐसा काम तो नहीं करेंगे कि पैसा उजाड़ दें ये। तो इनके मन में तो डाउट है भैया। तो डाउट है तो अब डाउट क्या करें। अब इस डाउट की संतुष्टि के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो डाउट की संतुष्टि के लिए ये कॉन्सेप्ट रखा गया कि भैया मैनेजमेंट तुम लोग जो मर्जी कर लो, टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है, तुम्हें जो विज़न बनाना है, मिशन बनाना है, ऑब्जेक्टिव बनाना है, गोल बनाना है, तुम्हारी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट्स हैं, समझ में आ रही बात। तुम क्या एक्सपेंडिचर करने जा रहे हो, तुम क्या रेवेन्यू करने जा रहे हो, तुम क्या सेल करने जा रहे हो, तुम क्या इनकम करने जा रहे हो। ये आपने पढ़ा ही होगा अकाउंट्स के अंदर कि सेल के अंदर, रेवेन्यू के अंदर, इनकम के अंदर डिफरेंस होता है हमारे पास। क्या करने जा रहे हो, तुम जो मर्जी करते रहो, एट द एंड तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसका हिसाब किताब मेंटेन करना पड़ेगा। उसका क्या मेंटेन करना पड़ेगा आपको, हिसाब किताब मेंटेन करना पड़ेगा। अब रिलायंस कंपनी, हमारी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करते हैं तो छोटी मोटी कंपनी, बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। अगर मैं उसके मार्केट कैप की बात करूं, जिसको हम क्या कहते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं, वो आज क्या तारीख है, आज हमारे पास 27 सितंबर 2025 है। और अभी मैं देख रहा हूं जैसा कि इनका हिसाब किताब जो है 18,64,165 करोड़ का हिसाब किताब है इनके पास। यानी रिलायंस इंडस्ट्री की मार्केट कैप की बात करूंगा तो 18,64,165 करोड़ का हिसाब किताब है। और आज की डेट में 1378 रुपये का इनका शेयर है। ठीक है जी। इनका जो शेयर है बाज़ार में 1115 तक इसका लो जा चुका है और 1551 तक इसका हाई जा चुका है। इसकी जो पीई रेशो है अभी चल रही है 24 रुपये 80 पैसे। यानी इंसान को अगर 1 रुपया कमाना है रिलायंस कंपनी से तो उसको 24 रुपये 80 पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है। इसकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उस पर जो रिटर्न आ रहा है वो 8.4% का आ रहा है। चलो एफडी से ज़्यादा आ रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो आ रहा है हमारे पास वो तकरीबन 9.69% आ रहा है। ये पूरा हिसाब किताब आ गया किसके बारे में, रिलायंस कंपनी के बारे में, जिसको हमने यहाँ पे स्टडी करा। समझ में आई बात। रिलायंस कंपनी की बात करेंगे, धीरूभाई अंबानी जी के द्वारा फाउंड करी गई थी। मुकेश अंबानी उनको क्या करते हैं, मैनेज करते हैं या प्रमोट करते हैं, है ना। अंबानी फैमिली के पास तकरीबन 50% शेयर होल्डिंग है, बड़े सारे इनके बिजनेस हैं। तो ये सारा हिसाब किताब है। यानी इस पूरी कहानी में हमने ये सीखा कि शेयर होल्डर्स ने क्या करा, 6 लाख करोड़ रुपया दे दिया किसको, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को। क्या करने के लिए, 6G का प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए। और साथ में ये भी बोल दिया कि भाई साहब हिसाब किताब आपको रखना पड़ेगा, हम कभी भी चेक कर सकते हैं। अब चेक कर सकते हैं, मैंने कहा ये विकास कपूर का नाम है, ये विकास कपूर इंसान है, इसने लेटर से 20,000 रुपये लगा रखे थे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में।
ये पहुंच गया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास। कह रहे अपना हिसाब किताब दिखाओ भैया, चेक करूंगा मैं। मुकेश अंबानी ने कहा विकास जी आप चेक तो कर लोगे, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। मैंने कहा जी मैं तो 12वीं फेल हूँ। वो हंस पड़ा, कह रहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब पता है आपको। मैं कहा नहीं जी, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, फंड फ्लो, इक्विटी चेंजेस, इन सब के बारे में जानकारी है। मैं कहा बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने कहा कपूर साहब आप चेक नहीं कर सकते, आपकी औकात नहीं है, आपका लेवल नहीं है, आपकी एजुकेशन नहीं है, आप चेक नहीं कर सकते। तो मैं कहा भैया मैं चेक नहीं करूँगा तो कौन चेक करेगा। मेरा पैसा लगा हुआ है, मेरे को कन्फर्मिटी चाहिए, मेरे को विश्वास चाहिए, मेरे को आश्वासन चाहिए। सत्यम जैसा कांड नहीं होना चाहिए, लेमैन ब्रदर हमारा पिटना नहीं चाहिए। तो मेरे को तो चेकिंग करवानी है। तो अब यहाँ पर ये फैसला हुआ, मैं फिर स्टोरी रिपीट कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, कि शेयर होल्डर ने रिलायंस कंपनी को 6 लाख करोड़ रुपया दिया। सर पक गए सुन के। और 6G लॉन्च करेंगे और हिसाब किताब मेंटेन करना पड़ेगा और फ्यूचर में चेकिंग करने के लिए एक पवित्र आत्मा आएगी, एग्जामिनेशन करने के लिए एक पवित्र आत्मा आएगी, इवैल्यूएशन करने के लिए एक पवित्र आत्मा आएगी, वेरिफिकेशन करने के लिए एक पवित्र आत्मा आएगी, जो कि आके क्या करेगी, ऑडिट करेगी। और ऐसे इंसान को हमने क्या नाम दिया, ऑडिटर का नाम दिया। और ये कोई अनपढ़ इंसान नहीं है, ये हमारा शानदार आदमी है, यानी आप लोग हैं जो बनने जा रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आई बात समझ में। तो पूरी कहानी को मैंने बता दिया कि ऑडिट कौन करेगा। ऑडिट एक इंसान करेगा जिसका नाम चार्टर्ड अकाउंटेंट है। शेयर होल्डर्स किस पे विश्वास करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट पे विश्वास करेंगे। ठीक है भैया। तो सीए नाम का व्यक्ति हमारा क्या बनेगा, ऑडिटर बनेगा। और ये क्या करेगा, ऑडिट करेगा। और जब मैं ऑडिट का नाम लूँगा, वेरिफिकेशन, एग्जामिनेशन, चेकिंग या इंस्पेक्शन या इवैल्यूएशन, ये सारे नाम आप समझ जाएंगे। और ये किसका करेगा, हमारा लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा स्टडी करा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का करेगा। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आ जाएगा, बैलेंस शीट आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा, कैश फ्लो आ जाएगा, इक्विटी चेंजेस आ जाएंगी। इन सब के ऊपर क्या करेगा, वो ऑडिट करेगा। और ऑडिट करने के बाद वो भाई क्या करेगा, वो एक रिपोर्ट बनाएगा। उस रिपोर्ट को हमने क्या नाम दिया, उस रिपोर्ट को हमने ऑडिट रिपोर्ट का नाम दिया। उसमें हमारा ऑडिटर क्या स्पेसिफाई करेगा, अपना ओपिनियन। ओपिनियन के बड़े ख़तरनाक शब्द होते हैं, आगे ऑडिट रिपोर्ट नाम का पूरा चैप्टर है, वो हम समझेंगे। और ऑडिट रिपोर्ट के ओपिनियन में वो देगा। और वो ऑडिट रिपोर्ट की एक बड़ी इज्जत है। और वो ऑडिट रिपोर्ट किसके ऊपर बनाई जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बनाई जाती है। और डेफिनेटली यस, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो ऑडिट रिपोर्ट है उसका इस्तेमाल कौन करेंगे, कुछ लोग करेंगे। कुछ लोगों को हमने बदले में क्या नाम दिया, इंटेंडेड यूज़र्स का नाम दिया। घर बैठ के आवाज़ मारो, क्या नाम दिया मैंने यहाँ पे, इंटेंडेड यूज़र्स का नाम दिया। अब वो इंटेंडेड यूज़र्स मेरे पास कौन कौन से हैं भैया, बड़े सारे होते हैं। सबसे पहले हमने देखा शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर चाहता है कि भैया हर साल के एंड में ऑडिट रिपोर्ट मिलनी चाहिए जिस पे सीए के साइन होंगे। और सीए साइन करेगा तो हमें क्या मिलेगा, आश्वासन मिलेगा। उस आश्वासन को टेक्निकल अंग्रेज़ी में हम क्या कहते हैं, अश्योरेंस। ठीक है भैया। शेयर होल्डर को विश्वास मिलेगा कि मेरा पैसा सही जगह लगा है और ये कंपनी मैनेजमेंट ढंग से काम कर रही है। और अगर कोई घपला करेगा तो सीए नाम का जो आदमी है वो बता देगा। इसी ऑडिट रिपोर्ट का इस्तेमाल कौन करता है, हमारे क्रेडिटर्स। कंपनी को उधार देना है तो क्रेडिटर्स क्या करेगा, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने का प्रयास करेगा, क्या उसमें हिसाब किताब सही है, कर्जा वर्जा ज़्यादा तो नहीं है, घाटे ज़्यादा तो नहीं हो रहे हैं, बैड डेब्ट ज़्यादा तो नहीं हो रहे हैं। तो डेफिनेटली वो क्रेडिटर्स भी क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। सरकार कहती है भैया मैं तो तुम्हारा पार्टनर हूँ,
तुमने अगर 90,000 करोड़ रुपए कमाए हैं तो भैया इसमें 30% शेयर तो मेरा है। किसके रूप में? टैक्स के रूप में। तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे को ऑडिट रिपोर्ट मिलनी चाहिए, तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे को मिलनी चाहिए। और उस ऑडिट रिपोर्ट की इज्जत इसलिए है कि मोदी साहब ने साइन करा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मोदी साहब ने कोई साइन नहीं करे, साइन होंगे वहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट के। तो सरकार कहती है कि भैया मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन पे वेरीफाई अपना विश्वास करती हूँ कि वो गलत आदमी नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान है, गलती नहीं करेगा, और मैं उसकी बात पे विश्वास करता हूँ। और साथ ही साथ हमारे पास क्या होता है, कंपनी में पैसा लगाने के लिए क्या होता है, इन्वेस्टर्स होते हैं। आजकल आप लोगों ने टीवी में शार्क टैंक का नाम सुना होगा। शार्क टैंक लोग खुलते हैं। अश्नील ग्रोवर हो गया, पीयूष बंसल हो गया, अमन गुप्ता हो गया, और भी काफ़ी सारे लोग हो गए। उनके सामने एक बंदा अपना बिजनेस बेचने आता है और 5%, 10%, 2%, 1% बेच के निकल जाता है। तो क्या उस समय बातों से काम होता है? नहीं, बाद में या पहले उनकी प्रोफाइल को देखा जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा जाता है, ऑडिट रिपोर्ट को भी देखा जाएगा, तब जाके पूरे का पूरा डील हमारे पास होता है। ठीक है जी। ऐसे ही हमारे पास बड़े सारे लोगों के जब आपने समझ लिया तो हमने क्या बोला, आखिरकार फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कदरदान कितने लोग हैं? हमने कहा बड़े सारे लोग हैं। हमारे पास बैंकर कैटेगरी का आदमी है, मेरे पास क्रेडिटर कैटेगरी का आदमी है, कल को कोई वेंडर भी मेरा हो सकता है। कोई वेंडर, मेरा दुकानदार मेरी कंपनी को उधार पे माल बेचता है, तो जाहिर सी बात है वेंडर जानना चाहेगा कि भैया इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा दो, क्या एक सीए से ठप्पे के प्रमाणित है, क्या ठीक है सीए ने ठप्पा लगा रखा है कि ये कंपनी बढ़िया वाली, अच्छी वाली है। अगर है तो बहुत बढ़िया, तब तो मैं पैसा दे दूंगा, तब तो मैं सामान भी दे दूंगा, उधार पे भी दे दूंगा। और स्वाभाविक सी बात है, गवर्नमेंट भी इस पर डिपेंडेंट है, क्योंकि उसको पूरा टैक्स का इवैल्यूएशन करना चाहता है। गवर्नमेंट पूरा मौका चाहती है, भाई मोटा पैसा है तो छूटना नहीं चाहिए। 90,000 करोड़ रुपए कमा रखे हैं, 30% सरकार का हिस्सा है, तो 27,000 करोड़ रुपया सरकार को मिलेगा। तो सरकार भी कहती है कि हाँ भैया हमें तो ऑडिट रिपोर्ट चाहिए, सीए वाले ठप्पे वाली। और शेयर होल्डर्स की से तो हमारी सारी गेम स्टार्ट हुई थी। शेयर होल्डर्स तो कंपनी के मालिक हैं, चाहे भले ही सबने 20-20 हज़ार रुपये डाल रखे हैं, पर है तो सारे मालिक, तो सबने पैसा लगा रखा है, तो वो भी चाहते हैं। ऐसी हर कंपनी के अंदर मेरे पास क्या होता है, R&D नाम का डिपार्टमेंट होता है। ये क्या होता है सर? ये होता है मेरे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, है ना। ये जो R&D नाम का डिपार्टमेंट होता है, ये क्या करता है बेटा, ये रिसर्च एनालिस्ट से भरा होता है, यानी ऐसे लोगों से भरा होता है जो रिसर्च करने में माहिर होते हैं। एनालिस्ट का मतलब होता है ऐसा इंसान जो डीप स्टडी करता है। तो मैंने कहा एनालिस्ट का क्या मतलब है, एनालिस्ट का मतलब हमारे पास क्या है, एक ऐसा इंसान जो क्या करेगा, डीप स्टडी करेगा। कंपनी इससे पहले पैसा लगाए, ठीक है जी, वो डीप स्टडी करेगा। कंपनियों को अपने बिजनेस चलाते समय बड़ी सारी स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है। कुछ स्ट्रैटेजी का नाम आपने सुना भी होगा कि कंपनी वाले बंदों को ग्रोथ स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना पड़ता है, कंपनी वाले लोगों को स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। कई बार कंपनी के बुरे हालात आते हैं तो कंपनी को ले ऑफ भी करने पड़ते हैं कंपनी के एम्प्लॉइज़। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने बंदा निकाल दिया बाहर, 7-8 हज़ार बंदे बाहर निकाल दिए। माइक्रोसॉफ्ट ने 12,000 बंदा निकाल दिया। अमेज़ॉन ने बंदा बाहर निकाल दिया। सारे कह रहे हैं कि बाज़ार में AI आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, तो रिट्रेंचमेंट हो रहा है, खर्चे कम करे जा रहे हैं, रिसेशन करे जा रहे हैं। अब रिट्रेंचमेंट रिसेशन कई तरह के होते हैं। एक होता है मेरे पास कट बैक कैटेगरी की स्ट्रैटेजी, एक मेरे पास होता है टर्न अराउंड नाम की स्ट्रैटेजी, एक मेरे पास आपका आता है डाइवेस्टमेंट नाम का स्ट्रैटेजी, एक मेरे पास आता है लिक्विडेशन। इस पर तो तुमने खाते बना रखे हैं अकाउंट्स के अंदर, है ना, ये स्ट्रैटेजी। तो रिसेशन कई तरह का होता है। कई बार कंपनी कहती है कि नहीं हमें तो बहुत ग्रोथ करनी है, तरक्की करनी है भाई, धंधे पे धंधा निकालना है। तो कंपनी वाले कहते हैं कि भैया हमें तो बढ़िया वाला काम करना है। और बढ़िया वाले काम को उन लोगों ने क्या नाम दिया, लेट्स से डाइवर्सिफिकेशन का नाम दिया। ये कंपनी कह रही है मेरे को तो ग्रोथ करना है, पैसा बहुत है, इन्वेस्टर ने पैसा दबा के मेरे को दे रखा है, तो मैं तो पैसा लगाना चाहती हूँ। अब ये रिसर्च एनालिस्ट फैसला करेंगे कि भैया तुम्हें किस तरह की डाइवर्सिफिकेशन करनी है। क्या आपको वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन करनी है, क्या आपको हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन करनी है, क्या आपको कंसंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन करनी है, क्या आपको कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन करनी है,
कौन सी वाली डाइवर्सिफिकेशन करनी है? बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? कंपनी फैसले बड़े सारे करती है। क्या कंपनी को मार्केट का पेनिट्रेशन करना है कि नहीं करना है, या कंपनी को बाज़ार में जाकर लेट्स से आपका डाइवर्सिफिकेशन करना है, ठीक है जी। या कंपनी कहती है कि नहीं भैया हम तो अभी बाज़ार में क्या करेंगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना चाहते हैं, या हम बाज़ार में क्या करेंगे, मार्केट डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो ये वो सारी टर्मिनोलॉजी हैं जिससे धंधा चलता है, जिससे बिजनेस चलता है, जिससे व्यापार चलता है। और ये सारी की सारी टर्म्स आपने सुनी हुई है, आप अनपढ़ लोग नहीं है। ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नाम का जो सब्जेक्ट है 50 नंबर का, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ है, उसमें सारी टर्म्स आती हैं। जिन बच्चों ने एसएम पढ़ ली होगी, एसएम खेल रहे होंगे, डेफिनेटली उनको इन सब का ज्ञान होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बताओ भैया तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ढंग से डेटा मेंटेन करके बैठी है कि नहीं बैठी है, कहीं किसी तरह का मिसयूज़ तो नहीं है, मैनिपुलेशंस तो नहीं है, किसी तरह का फ्रॉड या एरर तो नहीं है। क्या ये जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्या ये रिलायबल है? क्या ये जो हमारे पास इंटेंडेड यूज़र हैं, क्या वो इस पर विश्वास कर सकते हैं? क्या बैंकर विश्वास कर सकता है, क्रेडिटर विश्वास कर सकता है, सरकार विश्वास कर सकती है, इन्वेस्टर कर सकते हैं, शेयर होल्डर विश्वास कर सकते हैं, या जो रिसर्च एनालिस्ट है वो विश्वास कर सकता है, या जो वेंडर है क्या वो विश्वास कर सकता है? ये सभी विश्वास कर सकते हैं, पता है, एक इंसान के सिग्नेचर के ऊपर, और वो सिग्नेचर होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का। तो इस लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा सा प्रयास करवाया बताने का, हालांकि मैं चाहता तो इस लेक्चर को मैं 1 सेकंड के अंदर समाप्त कर देता। कैसे? हमने क्या बोला जी, एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, सारा काम कौन मैनेज करेगी? मैनेजमेंट। शेयर होल्डर चाहते हैं ये चेक करना कि तमीज़ से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो उन लोगों ने डिसाइड करा कि हमें एक ऑडिटर चाहिए। ऑडिटर एक सीए होगा, वो ऑडिट करेगा, उससे एक ऑडिट रिपोर्ट बनेगी, उसके सिग्नेचर आएंगे और इनकी आत्मा को शांति मिलेगी, और उस शांति को हमने क्या नाम दिया? एश्योरेंस का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया। ख़त्म। सर आपने टाइम ख़राब करवा दिया हमारा, इतनी छोटी सी बात को आपने इतना बड़ा बता दिया। नहीं बेटा, मैंने बहुत सारी बातें बताई आपको ना, इस लेक्चर के दौरान मैंने आपको बहुत सारी बताई। मैंने बताया देखो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होती है, फिर मैंने बताया मैनेजमेंट कितने तरह की होती है, 3 तरह की, एक टॉप लेवल, एक मिडिल लेवल, एक लो लेवल। टॉप लेवल को हमने क्या नाम दिया? कॉर्पोरेट लेवल। इसको हमने क्या नाम दिया? बिजनेस लेवल। इसको हमने क्या नाम दिया? फंक्शनल लेवल। ठीक है बेटा। फिर मैंने आपको जानकारी बताई कि भैया हमारे पास क्या आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम का कॉन्सेप्ट आता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कितने शब्द आते हैं? 4 शब्द आते हैं। एक आ गया बैलेंस शीट, एक आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक आ गया मेरे पास आपका कैश फ्लो, और एक मेरे पास आ गया इक्विटी चेंजेस का हिसाब किताब, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी चेंजेस। वो सारी जानकारी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आती है ना। फिर आपको इसी के अंदर मैंने बातों बातों में किसके बारे में जानकारी दे दी? मैंने बातों बातों में आपको इंटेंडेड यूज़र्स के बारे में जानकारी दे दी कि कई तरह के लोग हैं जो हमारे डिपेंडेंट रहते हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। तो आपको उसका ज्ञान मिल गया। आपको बैंकर के बारे में जानकारी मिल गया, क्रेडिटर के बारे में जानकारी मिल गया, वेंडर के बारे में जानकारी मिल गया, सरकार के बारे में जानकारी मिल गया, इन्वेस्टर के बारे में जानकारी मिल गया, शेयर होल्डर के बारे में जानकारी मिल गया, रिसर्च एनालिस्ट के बारे में जानकारी मिल गया। रिसर्च एनालिस्ट से आपको कई सारी टर्म्स के बारे में जानकारी मिला, जिसका संपर्क सीधा किसके साथ है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के साथ है। काफ़ी सारे बच्चों तो यही पता नहीं लगवा पाते यार हमें सीए में एसएम क्यों डाल दी है, इसको तो उठा के बाहर फेंक देते। तो ये आपको थोड़ा सा लिंक बता दें कि एसएम का ज्ञान अच्छा होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एसएम का ज्ञान अच्छा मेंटेन कर लेंगे तो फ्यूचर में आगे एक बढ़िया ऑडिटर बन जाएंगे। फिर कहानी में हमने क्या सिखाया कि हमारा जो सीए है वो ऑडिट करता है ना, हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ऑडिट करता है, और ये सीए भी हमारा एक तरह से किस कैटेगरी का होना चाहिए? इंडिपेंडेंट कैटेगरी का होना चाहिए। हालांकि मैंने अभी इंडिपेंडेंट नाम का शब्द आपको नहीं बताया है, आगे बताऊंगा। और यस, फिर मैंने आपको एक और इन्फॉर्मेशन दी कि जब ये ऑडिट करता है तो बदले में क्या बनती है? एक रिपोर्ट बनती है, जिसको बदले में हमने क्या नाम दिया? ऑडिट रिपोर्ट का नाम दिया। और मैंने क्या बोला? ऑडिट रिपोर्ट नेगेटिव बनती है, पॉजिटिव बनती है, अच्छी बनती है, गंदी बनती है, थोड़ी सी अच्छी बनती है, थोड़ी सी गंदी बनती है। उसके लिए काफ़ी टेक्निकल टर्म्स आएंगे, जिसका जिक्र मैंने अभी आपको नहीं दिया ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो सकें। आई बात समझ में? जब हमारा सीए ऑडिट करता है तो वो बड़ी सारी बातें चेक करता है बेटा। हमने कहा जब हमारा सीए ऑडिट करता है तो बड़ी सारी बातें चेक करता है। वो एक छोटी सी बात मैं बता देता हूँ, वो चेक करता है क्या कंपनी में सारा का सारा काम बेंचमार्किंग के अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा। बेंचमार्किंग का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड्स के अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा।
है ना। आपको पता है जो बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं वो क्या फॉलो करती हैं, आपका इंड एस फॉलो करती हैं, और छोटी कंपनी क्या करती हैं, ए एस फॉलो करती हैं। अब जिस कंपनी को मान लो इंड एस फॉलो करना था वो ए एस फॉलो करके बैठ जाएगी तो बड़ी गलत बात है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने ए एस 7 के बारे में पढ़ा होगा। ए एस 7 किसके ऊपर होता है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होता है। मानते हो ना कि जब कंस्ट्रक्शन होता है तो वहाँ पे लागू होता है। अब यही ए एस 7 हमने वहाँ लागू ना करके कहीं और लागू कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट तो बड़े सारे होते हैं हमारे पास, हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट पे ए एस 7 लागू होता है तो मैंने वो ए एस 7 कहीं और लागू कर दिया तो ये तो गलत बात हो जाएगी। तो ये सारे बेंचमार्क को मैच करता है, और इन्हीं बेंचमार्क में एक शब्द आता है हमारे पास, हालांकि बड़े सारे शब्द आएंगे आगे, मैं उसको बढ़ाता रहूँगा। एक हमारे पास आपका शब्द आता है जिसको हमने बदले में क्या नाम दिया, यहाँ पे एफ आर एफ का नाम दिया हुआ है, और उम्मीद करता हूँ शायद एफ आर एफ का नाम भी आप बच्चों ने पहले सुना होगा, और नहीं सुना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सुन लोगे आगे। और वो एफ आर एफ का मतलब होता है हमारे पास डेट इज़ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कि सारा का सारा काम हमारा एफ आर एफ की तरह हो रहा है कि नहीं हो रहा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एफ आर एफ हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब एफ आर एफ क्या कहता है, इसके नॉर्म्स क्या होते हैं, इसके रूल्स क्या होते हैं, सी ए को क्या फॉलो करने पड़ेंगे, बढ़ो आगे, धीरे धीरे सब जानकारी आपको दी जाएगी। तो फिलहाल ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरा नाम विकास कपूर है। किसी तरह की समस्या आती है, दिक्कत आती है, इस नंबर को मैं आप बेझिझक मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है जी। स्टडी मॉड्यूल की बात करोगे, आईसीआई के मॉड्यूल से बढ़िया कोई मॉड्यूल नहीं है। सब अन्नू मलिक हैं इसके आगे, सब ने टेपा हुआ है, बस लाल हरा पीला नीला लगा लेते हैं। तुम्हें बाज़ार में जिस टीचर की किताब पसंद आती है ख़रीद लो, 100 200 400 500 600 की आ जाएगी, और बाकी ऑडिट में पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स इट, ठीक है जी। तो ये हमारा थोड़ा सा इंटरलिंकिंग हो गया। इस पूरे लेक्चर के अंदर हमने थोड़ा सा एफएम का रोल देखा, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का नाम सुना, 18,64,000 जितने भी करोड़ थे उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन का नाम सुना, थोड़ा सा हमने एसएम के बारे में सुना, समझ रहे हो मेरी बात, थोड़ा सा हमने अकाउंटेंसी के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में सुना, और थोड़ा सा हमने किसके बारे में सुना, ऑडिट के बारे में सुना, जहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट का डिस्कशन हुआ। और इन चारों की हम लोगों ने एक तरह से इंटीग्रेशन देखी कि आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं। चलिए, धन्यवाद। भारत माता की जय।